ये खबर अब दानापुर से आपको बताते हैं, जहां ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा ये हुआ है कि स्कैम में के लिए पैसे जुटाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था और मास्टरमाइंड अनूप भारती समेत सभी आरोपी हैं। पुलिस ने लूटी गई ज्वेलरी, हथियार, बाइक और चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली है। आपको बता दें कि 31 मार्च को नकाबपोश अपराधियों ने 1 मिनट 40 सेकंड में लूट की घटना को ये अंजाम दिया था और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि स्मैक के लिए पैसे जुटाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। 72 घंटे के अंतर्गत केस का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। इस घटना में जो भी अपराधकर्मी सम्मिलित थे सभी की गिरफ्तारी की गई है। अनूप भारती, अमन कुमार, रोहित कुमार, प्रिंस कुमार, अहम खान, इसमें से ये पांचों जो हैं सिवान, छपरा और शाहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां एचआईवी मरीज का सामान्य ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज एचआईवी पॉजिटिव था, लेकिन उससे एचआईवी नेगेटिव समझकर ऑपरेशन किया गया। बिना प्रिकॉशन के मरीज के ऑपरेशन से डॉक्टरों को एचआईवी पॉजिटिव होने का डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि मरीज को पहले से पता था कि वह एचआईवी पॉजिटिव है और उसने अपनी रिपोर्ट छिपाई। वहीं रिम्स की लापरवाही भी सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन से पहले जांच नहीं की गई। दरअसल शुक्रवार को लेबर रूम में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन शनिवार को मरीज के बारे में जानकारी मिली। इस बारे में सदर अस्पताल से रिपोर्ट आई थी, जिसे मरीज ने छिपा लिया था। अब ऑपरेशन करने वाले जूनियर डॉक्टर के साथ मेडिकल स्टाफ को संक्रमण का डर सता रहा है। इससे बचने के लिए दोनों ही दवा खा रहे हैं। रांची से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां कोकर इलाके में लगी भीषण आग है। आपको बता दें कि अश्विनी स्टील के गोदाम में ये आग लगी है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। गोदाम में रखा कीमती सामान भी जल करके खाक हो गया। लकड़ी में आग लगने से तेजी से आग फैली। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। रांची से एक खबर, जहां कोकर इलाके में भीषण आग लग गई है। अश्विनी स्टील के गोदाम में ये आग लगी है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लग्जरी कार से गांजा बरामद किया गया है। चेक पोस्ट के पास कार्रवाई की गई है। करीब 30 लाख का गांजा जब्त हुआ है। मौके से एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। एसएसबी और मोतिहारी पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। तो लग्जरी कार से गांजे की बरामदगी। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां भारत नेपाल सीमा पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मोतिहारी पुलिस और एसएसबी ने कार्रवाई की। लग्जरी कार से गांजा बरामद किया गया है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, और ये तस्वीर है रोहतास के संझौली की, जहां पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देकर के भाग रहे अपराधी को गेहूं के खेत में खदेड़ कर पकड़ लिया है। और इस दौरान जब अपराधी ने पुलिस पर पिस्तौल तान दी, तो पुलिस के जवान भी हाथों में पिस्टल लेकर के उसके पीछे दौड़े। इस सारे ऑपरेशन का लाइव फुटेज भी सामने आया है, जिसे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इस वक्त बताया यह जा रहा है कि रवीश लाल ने खैरा भोता गांव में मछली मारने के विवाद में बच्चा पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और हत्या के बाद जब वो भागने लगा तो पुलिस ने उसका पीछा किया। वो गेहूं के खेत में छिपने की कोशिश कर रहा था। तभी चारों तरफ से कई थानों की पुलिस ने अपराधी को घेर लिया। पुलिस को अपने करीब आता देख रविशलाल ने पुलिस पर ही पिस्टल तान दी, और लेकिन पुलिस के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए उसे चारों तरफ से घेर लिया। अपने आप को चारों तरफ से घिरता देख रविशलाल की हौसले जो हैं वो पस्त हो गए और पुलिस ने उसे हथियार के साथ दबोच लिया है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, उसके पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया गया। तो हम लोग वहाँ गए थे, उस गांव में पहुँचे और देखे कि वो बच्चा पासवान जो है सो गिरा पड़ा है, उसको एक गोली मारी गई है। ये उसी के गांव का एक रवीश लाल है।
उसी के द्वारा एक गोली मारी गई थी। तो प्राथमिकी दर्ज किया गया और प्राथमिकी के उपरांत गिरफ्तारी भी उसी समय रवीश लाल को हथियार के साथ जो आपके पास रखा हुआ है और 5 जिंदा कारतूस और एक खोखा भी जो था जिससे फायर करके गोली मारी गई, तो वो भी बरामद हो गया है। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां चपरा गांव में शुक्रवार की शाम उस समय सनसनी फैल गई जब गेहूं के खेत में एक किशोर का शव बरामद हुआ। मृतक की अंशु राज के रूप में पहचान हुई है। घटना के संबंध में मृतक के दादा स्वर्ण सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के साहिब महतो उर्फ खबरी ने अंशु को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उन्होंने आशंका जताई कि उसी ने अंशु की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। ले गया है कि ऐसे खबरी और उसका नाम है साहेब की नशे उर्फ नाम है खबरी और उसका नाना का नाम है शिबू महतो, ननियाल में रहता है। ले गया है बच्चा को किने से यहाँ से या वही चपरा में किने से गंगा के पास किने से मैंने गेहूँ में बिक दिया मार कर। वो जो है सो बॉडी के लेके आ रहे थे, तो उस पर जब पूरे छानबीन किए तो पता चला कि हमारे पंचायत के ही सरवन सिंह का पोता थे, जिनका वो लड़का का जो है पिताजी भी नहीं है, बहुत पहले ही गुजर चुके हैं और वही 12-13 साल का है। तो पता चला कि ट्रैक्टर पर चढ़ के गया था, यहाँ से 2-3 लोगों को लेके गया था, लेकिन वो ट्रैक्टर वाला जो है सो फरार है, ड्राइवर भी फरार है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बाढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एनटीपीसी थाना क्षेत्र में घेराबंदी की और बाइक पर सवार बदमाशों को दबोच लिया। मौके से पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 3 आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें पुलिस ने पटना रिमांड होम भेज दिया है। वहीं चौथे अपराधी को जेल भेजा गया। सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु एनटीपीसी थाना अध्यक्ष डीके प्रजापति अपने दलबल के साथ वहां पर गए और उन्होंने एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग जो सवार थे उनको घेराबंदी करके उनको एप्रीहेंड किया, जिसके उपरांत उनकी विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें एक व्यक्ति के पास से 2 देसी कट्टा मिला है। गौरतलब है कि उस मोटरसाइकिल पे अन्य 3 जो बालक सवार थे वो तीनों अभी जुवेनाइल एज के ग्रुप के हैं। बड़ी खबर कटिहार से है, जहां पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने इस पर काबू भी पाया है। मामले में एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि एक शख्स को लूट के मामले में हिरासत में लिया गया था। इस दौरान वह हाजत में फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने तत्काल आरोपी को हाजत से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां हालत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। इसी मामले को लेकर लोग आक्रोशित थे, लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस से हथियार भी छीना गया, जिससे बरामद किया गया है। जिन लोगों ने भी हंगामा किया उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हम लोग जांच कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष को लापरवाही उनकी देखते हुए उनको तत्काल प्रभार जो है उनको निलंबित कर दिया गया है और जो केस के अनुसंधान करता थे उनकी भी लापरवाही इसमें सामने आई है, उनको भी जो है इसमें निलंबित कर दिया गया है। बाकी इसकी सदर SDPO 2 जो है वो लगातार यहाँ पे मौजूद है, उनके द्वारा जो है इस मामले की जाँच की जा रही है और जो भी इसमें प्रक्रिया रहती है उसको हम लोग अनुपालन कर इसमें निष्पक्ष जाँच होगी और यदि और किसी की लापरवाही भी पाई जाती है उस पर भी कार्रवाई की। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चर्चित फर्जी शपथ पत्र मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। करीब 90 दिनों की गहन जांच के बाद जगदीशपुर थाना पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सैफुल इस्लाम उर्फ बिक्की को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, जैसे कि CDR और डिजिटल डेटा के आधार पर केस को मजबूत किया गया। यह मामला तब चर्चा में आया जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अरे इसके साथ आप भी जाओगे? हमने जिलाधिकारी को और प्रधान सचिव को ये मामला को दिया है कि गहनता के साथ आप उसकी समीक्षा कर उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी पदाधिकारी यहाँ से चले गए हों या सेवानिवृत्त हो गए हों, वो जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी तय की जाएगी।
जिलाधिकारी के विशेष दिशा निर्देश पर राजधानी पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। प्रशासन की टीम ने सड़क पर अवैध रूप से सजी कई दुकानों को हटा दिया, वहीं अवैध अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने सड़क पर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहन चालकों से भी जुर्माना वसूला। प्रशासन के इस अभियान से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। पीछे रख ले। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार विशेष अभियान है, उसके आदेश किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक? नाला पर से चौक थाना तक। देखिए खबर अब नालंदा से आपको बताते हैं, जहां मघरा गांव में 8 श्रद्धालुओं की मौत के बाद नगर निगम प्रशासन की नींद खुली है और अब अतिक्रमण हटाने की काम की भी शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें 31 मार्च को शीतला मंदिर परिसर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। वहीं आक्रोशित दुकानदारों का यह भी कहना है कि घटना कहीं घटी और अतिक्रमण कहीं और हटाया जा रहा है, जिससे कि लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और जिससे हम लोग रोजी रोटी का संकट उन लोगों पर मंडराने लगा है, ऐसा लोगों का कहना है। यही हुआ कि हम लोग को बोला गया कि आगे खाली करकट हटाया जाएगा, अचानक जेसीबी आया, जैसे तैसे तोड़ दिया, पूरा सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया। पूरा 5 लाख के प्लस से नुकसान है। कारण क्या था? कारण हम लोग का क्या मालूम, अंदर मंदिर पर क्या घटना घटा। यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूरी है और तोड़फोड़ यहाँ हुआ। समस्तीपुर में TRE-4 BPSC शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार कर रहे थे। इस दौरान हजारों अभ्यर्थियों ने TRE-4 और लाइब्रेरियन भर्ती का विज्ञापन जारी करने, BPSC परीक्षा तिथि घोषित करने और संविदा वेटेज हटाने की मांग उठाई। इस दौरान छात्र नेता दिलीप ने शिक्षा विभाग और BPSC पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो पटना में बड़ा आंदोलन और आमरण अनशन किया जाएगा। TRE-4 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। 24 अगस्त 2024 को TRE-4 की परीक्षा होनी थी BPSC के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी 2026 आ गया, अभी तक वैकेंसी नहीं निकला। विज्ञापन नहीं जब तक, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक विज्ञापन TRE-4 का जारी नहीं होता है, आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। चलिए खबर अब गोपालगंज से आपको बताते हैं, जहां पुलिस की सक्रियता ने लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 70 चोरी हुए एंड्रॉयड मोबाइल और 18 बाइक बरामद कर उन्हें असली मालिकों को सौंप दिया है। जिन लोगों ने अपने सामान मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, उनके लिए ये किसी खुशी से कम नहीं था। तावे मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में SP विनय कुमार तिवारी ने खुद पीड़ितों को सामान सौंपा। बहुत खुशी है, आगे चल के तरक्की करे। ऐसे ही जो चोरी कर रहा है, ऐसे ही ये लोग आगे चल के मतलब पकड़े जो चोरी कर रहे हैं। उम्मीद था आपको मोबाइल मिलने का? क्या उम्मीद था आपको मोबाइल मिलने का? नहीं, मेरे को उम्मीद नहीं था फोन मिलने का। बहुत अच्छा लगा पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्य किया गया। मेरा मोबाइल बरामद हो गया, इससे मैं काफी खुश हूँ। 11/4/2025 आज बाइक मिल गया है। आज बाइक कौन दिया है? पुलिस प्रशासन दिया। क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन? बहुत बहुत अच्छा है, धन्यवाद देते हैं सर। बाइक हुआ था 10 तारीख को चोरी हुआ था, दूसरा महीना। और फिर कैसे मिला? पुलिस की खोजबीन से मिला। वहाँ से कॉल है, पुलिस फोन किए थे तो हमको विश्वास नहीं हुआ। जब वहाँ गए तो विश्वास हो गया, गाड़ी मिल गया। मिल गया गाड़ी जी। कब आपकी गाड़ी चोरी हुई थी? 8 जनवरी 2026। आज आपके हाथ में गाड़ी है। हाँ। कैसे मिला? गोपालगंज पुलिस द्वारा को वापस किया गया। तो क्या कहेंगे, पुलिस अच्छा काम की है? बहुत बहुत धन्यवाद गोपालगंज पुलिस को जो इतना अच्छा कार्य कर रही है। गुम हुई बाइक को छपरा से रिकवर कर दी है। अच्छा, तो कहाँ से खरीदे थे बाइक आप? कैसे बाइक गोपालगंज से ही है और DM आवास से चोरी हो गई। इस फेज में कुल गोपालगंज के जो रहने वाले लोग थे, 70 मोबाइल ऐसे रिकवर किए गए जो लोगों के या तो खो गए थे या चोरी हो गए थे किन्हीं कारणों से। कई बार चोरी की घटना, लूट की घटना, उन सब में भी चोरी हो जाते हैं मोबाइल। तो छोटी छोटी वस्तुएं आम नागरिक के जीवन को और जो आम आदमी है उसके जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। चाहे वो छोटा मोबाइल हो, चाहे एक मोटरसाइकिल हो। किसी के लिए मोटरसाइकिल पूरा उसका जीवन भर का संघर्ष हो सकता है।
तो हम लोगों का उद्देश्य है कि जो मोटरसाइकिल या थानों में रिकवरी होने के बाद ख़राब भी होती रहती है, या रिकवरी पहले चोरी करके गाड़ी को रिकवर किया जाए और उसके बाद थाना में वो पड़ी ना रहे, उसको उनके धारकों तक पहुँचाया जाए। दरभंगा में ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही राज्य भर में ज्वेलरी शॉप की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 ने कई ज्वेलरी शॉप की पड़ताल की। सुनारपट्टी के नाम से प्रसिद्ध बाजार में कई बड़े आभूषण के शोरूम हैं। सुरक्षा के इंतजाम को लेकर जब यहां पड़ताल की गई तो यहां कई बड़े शोरूम में नीचे गार्ड रखे हैं जो दुकान की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन दुकानदारों की शिकायत है कि यहां पुलिस की तरफ से विशेष सुरक्षा नहीं दी गई है। रात में यहां कोई गश्ती गाड़ी नहीं आती है। वहीं छोटे दुकानदार के पास तो सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया है। लोगों का आरोप है कि जब ऐसी घटना घटती है तो कुछ दिन सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे गार्ड हटा लिए जाते हैं। कि जब घटना घट जाती है तो प्रशासन से 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना थोड़ा सजग रहती है प्रशासन। उसके बाद एज इट इज़ वैसे ही काम चलने लगता है। और हम लोग तो अपना गार्ड रखे हुए हैं, लेकिन गार्ड के भरोसे तो कुछ होना है नहीं जब तक प्रशासन हम लोग को थोड़ा सा अपना ये नहीं दे। तो इसलिए ये कहना है कि हमेशा के लिए सजग रहे प्रशासन। पुरानी बाजार हुआ, मेरी दुकान का नाम गोवर्धन नाम आसिफ प्रसाद है, मैं यहाँ का मैनेजर से कार्यरत हूँ। यहाँ पे पुरानी बाजार में तो सुरक्षा अच्छी है, पुलिस यहाँ पे चौक पे, इस चौक पे रहती है। पहले गश्ती होती थी तो थोड़ा अभी गश्ती में कमी आई है, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस का यहाँ पे जीप वगैरह ये सब लगा रहता है। और यहाँ पे मतलब कि सुरक्षा के हिसाब से ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा जो अभी आउटर में जो घटनाएं घट रही है उस हिसाब से थोड़ा हम लोग भी। जब से सोने और चांदी के रेट बढ़े हैं उसके बाद से ज्वेलरी दुकानों में लूटपाट की घटनाएं भी काफी बढ़ गई है। दरभंगा में एक ज्वेलरी शोरूम में हुए करीब 2 करोड़ से अधिक के आभूषण और कैश लूटपाट के बाद अब एक बार सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या बिहार में ज्वेलरी शॉप, शोरूम सुरक्षित हैं? वहां पर ऐसी घटनाओं से निपटने को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? बात हम करें मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर में पुरानी बाजार, जहां पर सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े ज्वेलरी शॉप, शोरूम हैं और यहां पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, तस्वीर देखिए। तमाम जो दुकानें हैं वह ज्यादातर जो बड़ी दुकानें हैं वह निजी गार्ड के भरोसे चल रहे हैं। सुरक्षा कर्मी जो पुलिस कर्मी हैं उनकी तैनाती फिलहाल नहीं दिख रही है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े ज्वेलरी की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस के द्वारा प्रॉपर व्यवस्था जो है नहीं की गई है। समय समय पर गश्ती की जाती है, लेकिन तमाम जो दुकान देखेंगे, जो बड़ी दुकानें हैं वो तो निजी गार्ड के भरोसे चल रहे हैं। उन्होंने अपना निजी गनमैन, निजी सुरक्षा बल तैनात कर लिए हैं। लेकिन जो छोटी दुकान है तो उन दुकानों में न तो कोई गार्ड है और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी इस मामले को लेकर गंभीरता से फिलहाल नहीं लेती हुई दिख रही है। यह इलाका है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर 2-3 सिपाही जो है या फिर एक पुलिस की गाड़ी जो है मौजूद रहनी चाहिए। गाड़ी जो है खड़ी रहनी चाहिए, ताकि कोई अगर अपराधी आता है तो उसके मन में डर हो कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है पहले से मौजूद है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांश सौरभ। और गर्मी के मौसम में बढ़ती अगलगी की घटनाओं को देखते हुए बिहार अग्निशमन सेवा मुख्यालय ने सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट कर दिया है। पटना सिटी के बेलवरगंज स्थित फायर स्टेशन समेत अन्य केंद्रों पर दमकल गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है। कुल 19 दमकल गाड़ियों को कई स्थानों पर तैनात किया गया है। फायर ब्रिगेड की जवानों को विशेष प्रशिक्षण देकर के किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान चला करके लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अभी हॉट स्पॉट गर्मी के मौसम में हम लोग 3 जगह चिन्हित किए हुए हैं, गायघाट, बैरिया और फतुहा में। सभी जगह बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी हमारा प्रतिदिन वहां प्रतिनियुक्त रहता है। कहीं भी घटना हो तो उस क्षेत्र में 2 से 3 मिनट में हमारा गाड़ी घटना स्थल पर पहुंच जाए। ऐसे हमारा सभी थाना में भी गाड़ी है। हर जगह हम लोग अपना तैनाती हालत में रह रहे हैं। खबर सासाराम से, जहां प्रखंड प्रमुख रूपा देवी के खिलाफ लाया गया विश्वास प्रस्ताव विफल हो गया। प्रस्ताव के समर्थन में कोई भी सदस्य निर्धारित तिथि पर मौजूद नहीं हुआ, जिसके कारण प्रस्ताव खुद ही खारिज हो गया। इससे रूपा देवी की कुर्सी सुरक्षित बच गई। जानकारी के अनुसार 8 में से 3 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया था। पंचायत चुनाव से पहले इस प्रस्ताव को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा थी, लेकिन सदस्यों की गैर मौजूदगी के कारण पूरा मामला ठंडा पड़ गया। जो अविश्वास में जिसमें मैं विजयी हुई हूँ
वो मैं अपने पंचायत समिति सदस्य पे जिन्होंने मुझ पर विश्वास अपार व्यक्त किया, जिसके कारण मैं आज यह अविश्वास को विश्वास में उनका परख को बढ़ाई। और आज जितने भी अविश्वास के लिए जितने भी कार्य का जो भी संदेश दिया गया था कि मैं ये नहीं की वो नहीं की, आज उनके मुंह पे तमाचा है कि मैंने अपने पंचायत में पूरे विश्वास के साथ और पूरा स्नेह के साथ कार्य किया और जो भी कार्य रुका। देखिए खबर आपको भागलपुर से अब बताते हैं, जहां तिलका मांझी विश्वविद्यालय के TNB कॉलेज में ABVP के छात्रों ने नामांकन शुल्क माफी को लेकर के जोरदार आंदोलन किया है। छात्रों का यह आरोप है कि SC/ST वर्ग के लिए निःशुल्क नामांकन का आधिकारिक पत्र जारी होने के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने इसे लागू नहीं किया है। वहीं प्राचार्य ने आश्वासन ये दिया है कि छात्राओं और SC/ST छात्रों का नामांकन निःशुल्क किया जाएगा और जिन छात्रों ने शुल्क जमा किया है उन्हें जल्द ही उनकी राशि जो है वो वापस की जाएगी। का निःशुल्क नामांकन होना था, यह नोटिस 21 तारीख को ही निकला था, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा लगातार इसको 7 दिनों तक नोटिस को दबाए रखा गया। उसके बाद भी जब नामांकन फिर से लगातार 3 महीने रोकने के बाद जब फिर से चालू किया गया तो उनमें नामांकन शुल्क कल से ही 8 फिर से कर दिए। तो इसीलिए हमारी मांग थी कॉलेज प्रशासन से मतलब जो भी नामांकन शुल्क लिया जा रहा है उसको निःशुल्क किया जाए। चिट्ठी निकलवा रहे हैं और आप लोग सुनबे किए हैं, उसकी सब मामला वही है कि एडमिशन में सभी प्रकार के शुल्क माफ करने के संबंध में। तो हम भी सभी प्रकार, हम लोगों के पास जो शुल्क जो रसीद काटते हैं 2 तरह का है, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में हम लोगों का एडमिशन और ट्यूशन फी है। उसके बाद B ग्रुप में NSS है, NCC है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स है, आइडेंटिटी कार्ड है, ये डिफरेंट तरह का है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, सांसद सुदामा प्रसाद सहित कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है। 600 मेगा पावर प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। वाटर ब्रिज के साथ साथ पटना में वाटर मेट्रो का भी काम तेजी से चल रहा है। हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पिछले 1.5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ है और पावर एक बड़ा सेक्टर है। नवीनगर हो, पीरपैती हो, हम 36,000 को लगाने के लिए सक्षम है क्या? नहीं है। हमको किसी से प्लांट लगवाना पड़ेगा, हमको पैसा देना पड़ेगा। हम पैसा नहीं देने की स्थिति में, हम बिजली खरीदने की स्थिति में। IIM बोधगया में 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार शामिल हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान आपको बता दें कि 579 छात्रों को डिग्री देकर के सम्मानित किया गया। Open, inclusive and boundless. And not far from here, this stand also lies the great city of Patliputra or modern day Patna, where Emperor Chandragupta Maurya once held court, assisted by the great strategist Kautilya Chanakya, who crafted timeless principles of statecraft and governance. आज के इस कंपटीशन युग में केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता, टीम वर्क और नवाचार की सोच भी उतनी आवश्यक है। आज का भारत तेजी से बदल रहा है। आज भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। हम एक ऐसे आरा शहर के प्रमुख सांस्कृतिक स्थल नागरी प्रचारणी सभागार में इन दिनों जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। मशहूर जादूगर PK सम्राट के भव्य शो का शुभारंभ हो गया है, जिसका उद्घाटन आरा की मेयर इंदु देवी ने किया। मगर यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा था। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन लोग को जादू दिखाने के पीछे भी इन लोग का बहुत मेहनत रहता है और जिसके चलते ये जादू दिखाते हैं
और हम बहुत आनंद से जादू देख रहे थे। और हमें सभी नगरवासियों से कहेंगे कि आप अपने बच्चे को भी लाकर यहाँ पे एक बार जादू दिखाएं, क्योंकि चलिए बात अब सियासी गलियारे की कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं महागठबंधन में चल रहे खींचतान की। झारखंड की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन सरकार में शामिल दलों के बीच अब मतभेद खुलकर के सामने आने लगी है। झारखंड में साथ साथ सरकार चल रहे दलों ने असम में अलग अलग राह पकड़ ली है, जिससे कि सियासी रिश्ते में खटास साफ झलक रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। असम चुनाव का असर झारखंड पर। महागठबंधन में बिखराव। कांग्रेस आरजेडी से जेएमएम का हो गया ब्रेकअप। झारखंड की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। गठबंधन सरकार के भीतर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। पहले जेएमएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और अब आरजेडी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मंत्री संजय प्रसाद ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि गठबंधन को बेहतर तरह से चलाने के लिए कांग्रेस को त्याग करना पड़ेगा। जेएमएम को 2-4 सीट भी मिल जाता तो जेएमएम एक तरह से आपका मजबूत पार्टनर तो रहता ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुई है। ये हम लोगों ने भी एहसास करते हैं, दबे जुबान में इसके कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टम, जो बातें आया है और जिस तरह से कांग्रेस ने लास्ट आवर में जाके इस तरह से गेम करता है, तो वहाँ छोटे दल को तो आहार पहुँचता है। संजय यादव के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा, बिहार में आरजेडी ने जेएमएम को सीट क्यों नहीं दी? भाई, बिहार में आप बड़े भाई की भूमिका में थे, तो आपने बिहार में क्यों नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट दिया?